हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं यस मनी सर पटना खेमनी चक से। और मेरे स्टूडेंट्स, आप लोग का हाईली डिमांड पे जो वीडियो लाया हूं, इस वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देख लीजिएगा। आप लोगों ने कहा ना कि सर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ऐसा दीजिए जो कि पूरा लड़ जाए, तो मेरे बच्चों काफी कम संख्या में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं जो एमबीबीआई पर एमबीबीआई है, एग्जाम में पूछता है। मेरा पढ़ाने का तजुर्बा से मैं कह सकता हूं कि इससे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं होता है, जो कि हर बार जनरली पूछता है और पूरा चांस है कि एग्जाम में आएगा। ओके, चलिए मेरे बच्चों बता देता हूं आगे। हालांकि देखिए, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में एक चीज आप लोग को पता है कि जनरली 3 तरह का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछता है किसी भी एग्जाम में। पहला सिद्ध करने वाला, प्रूव, कोई फार्मूला को प्रूव करने के लिए बोलेगा या किसी और चीज को। दूसरा न्यूमेरिकल, और तीसरा बच्चों कंस्ट्रक्शन या बनावट। ठीक है, तो देखिए हम ना इस वीडियो में यही 2 तरह के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को बताएंगे। न्यूमेरिकल को साइड रखेंगे क्योंकि तो देखिए न्यूमेरिकल बहुत तरह का होता है, पहली बात। और दूसरी बात ना कि अगर आप बिहार बोर्ड से खास करके हैं तो आपको पता होगा कि न्यूमेरिकल बहुत कम पूछता है। अगर आप देखेंगे, मैंने एक वीडियो ही बनाया है जिससे बताया कि कितने बिहार बोर्ड में न्यूमेरिकल पूछते हैं। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या चैनल पे सर्च करके भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना पूछता है। तो इसलिए यही 2 डालूंगा। और एक फायदा आपको है ना कि 6 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में, उसमें से कोई 3 ही बनाना होता है। तो सोचिए जरा कि मात्र 3 ही बनाना होता है 6 में, तो 6 में तो 3 इजीली से बना सकते हैं ना आप लोग, हंसते हुए ना। तो इसलिए आपके लिए फायदा। और एक चीज और मैं बता दूं कि अगर आपको लॉन्ग करना है ना लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 9 और 10 का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पहले कर लीजिएगा, क्योंकि जनरली इसी से लॉन्ग पूछता है। खूब है मेरे बच्चों, तो एक कर लीजिएगा चैप्टर 3। बाकी तो एग्जाम में क्वेश्चन सेट करने वाला का अगर दिमाग बढ़ा गया ना, तो बढ़ाया हुआ दिमाग कुछ भी कर सकता है, वो मैं नहीं कर सकता हूं। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए सबसे पहला कि गॉस के प्रमेय को लिखें और उसको सिद्ध करें। गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या होता है वो पूछता है और उसको डिराइव करने के लिए पूछता है। और गॉस थ्योरम को यूज करके 4 को प्रूव करने वाला पढ़ना है। उसमें ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर है, गोलीय चालक, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होगा अंदर और बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी इनसाइड पॉइंट पे और आउटसाइड पॉइंट पे, ये पूछता है। आप ना ये सारा डेरिवेशन को हो सके तो कॉपी में लिखते चलिए। ठीक है, और इसका पूरा पीडीएफ जो है आपको न्यू वाले एमिंग हाई ऐप में मिल जाएगा। यहां देखिए नया वाला एमिंग हाई ये है, ये प्ले स्टोर से इंस्टॉल करिएगा न्यू वाला एमिंग हाई ऐप, इसमें मिल जाएगा पीडीएफ। एक हमारा पीडीएफ कोर्स देखिएगा, उसका कुछ फी है 99 रुपया। उसमें पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विज क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर 2 नंबर वाला क्वेश्चन और 5 नंबर वाला जो लॉन्ग दे रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो सब कुछ मिल जाएगा। मतलब एग्जाम के पहले एक बार मैं सलाह देता हूं बच्चा का कि उसका थोड़ा फी लग जाएगा 99 रुपया, लेकिन आप उसको एक बार जरूर देखिए। उस कोर्स को बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कम से कम एक बार ना ओवर थ्रू जरूर कर लेना चाहिए। उस क्वेश्चन को आप जरूर चेक कर लीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि जितने भी अभी मैं लॉन्ग दे रहा हूं उसमें कितना आपका कंप्लीट है, कि एग्जाम में अगर आएगा तो एकदम आपसे बन ही जाएगा, मतलब बन ही जाएगा, कोई टेंशन नहीं, इतना कॉन्फिडेंस के साथ। तो वो बताइएगा कमेंट करके। 2 क्वेश्चन ये हुआ। ठीक है, अगला है क्या कि जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वैद्युत द्विध्रुव, उसके कारण 2 को डेरिवेशन पूछता है। पहला, उसके कारण मेरे बच्चों वैद्युत क्षेत्र कितना होगा और वैद्युत विभव का मान कितना होगा जो। तो ये भी कर लीजिएगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण वैद्युत क्षेत्र कभी अक्षीय, कभी निरक्षीय, कभी अन्य बिंदु पर पूछता है। और सेम वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल के कारण कितना होगा, और उसी डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा जो। ठीक है, आगे देखिए, लिखते चलिएगा चाहे तो आप, और बताइएगा मुझे कि कितना स्ट्रॉन्ग है इसमें या कितना आपको पता था। कैपेसिटर, ये सब पता है कि चैप्टर 1, 2 का ही पार्ट है, चैप्टर 2 का में पहुंच गए। इसमें क्या है कि समांतर पट्टिका जो संधारित्र होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेरे बच्चों, उसका कैपेसिटेंस कितना होगा उसके बारे में प्रूव करने के लिए पूछता है। कभी कभी पूछता है कि प्लेट के बीच में हवा हो तो, और कभी कभी पूछता है कि कोई परावैद्युत यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिए तो, क्योंकि आपको पता होगा कि हवा रहता है तो कैपेसिटेंस होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और कोई परावैद्युत यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल देते हैं तो के से गुना हो जाता है। ये देखिए, ठीक। अगला प्रूव है कि इसी सेम समांतर पट्टिका जो संधारित्र है मेरे बच्चों, इसके प्लेट के बीच पूरा में परावैद्युत नहीं डालें बल्कि पार्शियली डालें, आंशिक रूप से। जैसे ऐसे हमारा कैपेसिटर है ना, तो पूरा में नहीं, हम इतने दूर में ही परावैद्युत डाले हैं, तब कैपेसिटेंस कितना होगा वो प्रूव करने के लिए पूछता है। ये देखिए। और अगला मेरे बच्चों कि श्रेणी क्रम यानी सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तुल्य धारिता का मान, जो कैपेसिटर को जोड़ते हैं ना हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम में या पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा जो। ठीक, आगे देखिए अगला, वक्र सतह पर अपवर्तन का सूत्र आ गया चैप्टर 9 में। चैप्टर 1 2 बता दिया, चैप्टर 9 में आ गया रे ऑप्टिक्स में। देखिए किरण प्रकाश के में आ गए। वक्र सतह पर अपवर्तन वाला ये फॉर्मूला काफी एमबीबीआई है।
हम तो कहेंगे ना कि आप इसको एकदम दिमागे में डाल के रखवे करिए, एकदम नहीं डाल के रखिएगा तो समस्या होगा। बहुत हर बार पूछता है, लेंस निर्माण का सूत्र कई बार पूछता है, इन दोनों में कोई ना कोई एक तो पूछ ही देता है, कोई ना कोई एक, ठीक है। प्रिज्म का भी फार्मूला ये प्रूव करने वाला पढ़े होंगे, देख लीजिए, म्यू इक्वल टू ए, और इसी से एक कदम आगे बढ़ते हैं तो ये प्रूव हो जाता है, ठीक है। और एक जो कम पूछता है, लेकिन मैं कहूंगा कि दिमाग में रखिएगा कि दो लेंस को कुछ दूरी पे रखते हैं ना, तब इसका तुल्य फोकस दूरी यानी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना होगा, जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना होगा। जब कुछ दूरी पे रखते हैं तो सटा के रखते हैं तो वो भी पूछता है, लेकिन वो 2 नंबर में आ जाता है और काफी छोटा प्रूव करने वाला है। उससे न्यूमेरिकल पूछ देता है, या उससे मेरे बच्चे ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है, लेकिन कुछ दूरी वाला लंबा है तो उसको 5 नंबर में पूछता है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगला है मेरे बच्चों क्या कि आगे वेब ऑप्टिक्स में चैप्टर 10 में कि हाइजेंस के प्रिंसिपल पे, हाइजेंस का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उसके आधार पर 2 गो नियम प्रूव करने के लिए आता है। एक आता है रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश का परावर्तन का नियम प्रूव करना, और एक आता है रिफ्रैक्शन यानी प्रकाश के अपवर्तन का नियम सिद्ध करना। तो वो देख लीजिएगा, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन वाला नियम देख लीजिएगा, ठीक है। और अगला है बच्चों की यंग के प्रयोग से ना जो फ्रिंज बनता है बाई डीएससी, यंग का जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें जो फ्रिंज बनता है उसका चौड़ाई कितना होता है और उसकी स्थिति कितनी होती है। जैसा आप पढ़े होंगे, कैपिटल डी लेमडा बाई स्मॉल डी चौड़ा फ्रिंज बनता है, तो इसका चौड़ाई कितना होगा और उसका स्थिति यानी कि पोजीशन कितने दूरी पर होता है, वो प्रूव करने के लिए पूछता है। देख लिए ये। चलिए अब आते हैं अदर कुछ दूसरे चैप्टर से, ठीक है। तो एक तो मेरे बच्चों देख लीजिए यहां पे गोलिया धारावाही चालक के कारण केंद्र और अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछता है कि किसी भी गोल में अगर हम करंट बहा दिए, सर्कुलर वायर में अगर करंट बहा दिए, करंट सर्कुलर लूप में करंट बहा दिए, तो इसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वो, या इसी में अगर हम करंट बहाए हैं, इसी में हम करंट बहाए हैं, तो इसके एक्सिस पर मेरे बच्चों ये देखो अक्ष पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो ये पूछता है। या तो सेंटर पे पूछता है कितना चुंबकीय क्षेत्र, या तो अक्ष पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये पूछता है, ठीक है बच्चों। 15 नंबर में अगर मैं आऊं, 15 नंबर में तो जो परिनालिका होता है सोलेनॉइड, ठीक है बच्चों, उसके कारण देखिए परिनालिका वाला टॉपिक जरूर याद रखिएगा। कभी कभी पूछता क्या है परिनालिका में कि परिनालिका के अंदर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो प्रूव करिए। और कभी कभी इसी परिनालिका का स्वप्रेरण यानी सेल्फ इंडक्टेंस, या फिर मेरे बच्चों अन्योन्य प्रेरण, देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस, सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कई बार पूछ देता है। तो ये आप कर लीजिएगा, ये अदर चैप्टर का। और कुछ है वो भी मैं दिखा रहा हूं, देखिए। अब कंस्ट्रक्शन वाला कुछ है, मैं बताऊं कंस्ट्रक्शन में एक तो वैन डी ग्राफ जनरेटर कर लीजिएगा, मीटर ब्रिज चैप्टर 3 का मीटर ब्रिज या पोटेंशियोमीटर, दोनों में से कोई एक कंस्ट्रक्शन जनरली आता है, मीटर ब्रिज या पोटेंशियोमीटर, ज्यादा पोटेंशियोमीटर ही पूछता है, वो देख लीजिएगा। साइक्लोट्रॉन इंपॉर्टेंट है, इसका कंस्ट्रक्शन। रेक्टिफायर जो सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में जो एसी को डीसी में बदलता है, वो देख लीजिएगा, रेक्टिफायर दृष्टिकारी। और एक ट्रांसफॉर्मर और जनरेटर, एसी चैप्टर का ये है। तो ये मैंने मेरे बच्चों कुछ दिया है आपको इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखिए पूछने का तो कहीं से भी पूछ सकता है। जैसे मैं बोला कि गॉस थ्योरम को यूज करके 4 डेरिवेशन है, मैं कोई एक बताया कि गोला के अंदर और बाहर कितना विद्युत क्षेत्र होगा, हो सकता है पतले सीट के कारण पूछ दे। तो पूछने का तो कोई पूछ सकता है, लेकिन आपके पास चांस बनता है कि 6 में कोई 3 बनाना है आपको, और ये जितना भी दिया हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है, तो पूरा चांस है कि इससे आ जाएगा। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे बच्चों कि कैसा ये वीडियो लगा। और अगला जो यानी जो कल जो वीडियो डालूंगा वो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो डालूंगा कि एग्जाम के पहले कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए। मैं जानता हूं कि मैं बीच में काफी मतलब मैं गायब ही हूं, और बस ठीक है। तो कोई बात नहीं बच्चों, आप इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों से। और मैं यूट्यूब पे कम एक्टिव हूं, लेकिन इस साल से एक्टिव रहूंगा, कुछ फैमिली में बहुत ज्यादा इशू हो गया था, इसलिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए मेरे भाई, दिल लगा के पढ़िएगा। मैं आपके साथ हमेशा हूं, और कोई दिक्कत होगा ना तो ऑफिस वाले नंबर पे जरूर कॉल कर लीजिएगा। जो नया वाला एमिंग हाई ऐप पे ऑफिस वाला नंबर डाला हुआ है, ये नंबर हम लोग का है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 9905948008। थैंक यू मेरे स्टूडेंट्स, मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। मन लगा के पढ़िएगा और बताइएगा कि ये कैसा रहा। थैंक यू।